Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is plasma membrane, structure of plasma membrane and fluid mosaic model for structure of plasma membrane and how questions have come from this topic in the NEET exam. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाले नया टॉपिक हमारा टॉपिक डिस्कशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हम पढ़ेंगे साथ में स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जिसके द्वारा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन किया गया था और इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आपको पता है, चाहे किसी भी तरह की सेल हो, सबके पास में एक बाउंड्री होती है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के पास एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वो बाउंड्री आउटर मोस्ट सेल की है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल में अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर वो ऑर्गेनल की बाउंड्री है तो उसे हम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं बेटा, उसे सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे। अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके पास भी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसे हम सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे। लेकिन सेल की अपनी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि सारी मेम्ब्रेन्स एक जैसी हैं, इसलिए हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमनली यूज़ करते हैं। तो आपको पता लग गया होगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? कोई भी मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन उसी को बोलेंगे जो सेल की एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, लिमिटिंग बाउंड्री, उसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर चाहो तो उसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो। नाउ इसके फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहले इसका फीचर क्या है? थिन नेचर होता है। अगर हम सेल वॉल से कंपेयर करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है? थिन नेचर की होती है, सिंगल लेयर होती है एक तरीके से। देखो साथ में क्या होगा, अगर थिन है तो इलास्टिक होगी, जबकि सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है और रिजिड होती है। तो कंपेयर कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल वॉल के साथ में, तो ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग नेचर की, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, जबकि सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका थिन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इलास्टिक हो सकती है, तीसरा क्या हो गया? लिविंग। अगर हम परमेबिलिटी देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा? सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है? जो सभी सॉल्वेंट्स को लाव करती है, लेकिन सिलेक्टेड सोल्यूट्स को लाव करती है, सिलेक्टेड सोल्यूट्स को लाव करती है, उसमें उसे हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल। क्या बोलेंगे? सिलेक्टिवली परमेबल। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमेबल। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है फिर इसका नेचर। देखो ये कैसी है? सेमी फ्लूइड। कैसी है? सेमी फ्लूइड, जिसको हम क्वासी फ्लूइड बोलते हैं। क्वासी का मतलब सेमी होता है। तो ये ना पूरी तरह से फ्लूइड है, ना पूरी तरह से ये सॉलिड है, ये दोनों के बीच का नेचर है। तो सेमी फ्लूइड कहने का मतलब है कि यहाँ पे फ्लूइड नेचर इसका थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंस में है, और साथ में कभी कभी ये सॉलिड की तरफ भी जा सकती है नेचर। तो इसलिए इसका बीच का नेचर है सेमी फ्लूइड, या पूरी तरह से फ्लूइड नहीं है, इसलिए इसको सेमी फ्लूइड बोल रहे हैं या क्वासी फ्लूइड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या है? जो कम्प्लीटली फ्लूइड नेचर नहीं है, उसमें सोलिडिफाई नेचर भी आ सकता है थोड़ा बहुत, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक पढ़े बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। पहला थिन, दूसरा इलास्टिक नेचर है, तीसरा लिविंग होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? लिविंग क्यों है? तो क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे नहीं बनते क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग स्ट्रक्चर, मैंने स्टेटमेंट बोला तो क्वेश्चन क्या हो गया? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आया, इसका एसएसएन बन गया। अब ये स्टेटमेंट सही है। रीज़न क्या होना चाहिए इसका? रीज़न क्या होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती हैं, इसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। दैट इज़ वाई ये लिविंग स्ट्रक्चर का काम करती है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस हो सकती हैं। दैट इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर दिस असर्शन, या स्टेटमेंट के लिए करेक्ट रीज़न ये बनेगा। तो ये कितना ईजी सा क्वेश्चन है। सिलेक्टिवली परमेबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें भी असर्शन रीजन बन सकता है। देखो असर्शन रीजन कैसे बनेगा? बहुत सिंपल सा है। असर्शन बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और उसके बाद में रीजन क्या होगा? इट अलाउज ऑल द सॉल्वेंट बट सिलेक्टेड सोल्यूट्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। दोनों पॉइंट क्लियर हो गई, तो आपको असर्शन रीजन दोनों समझ में आ जाने चाहिए। अब इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ये चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो,
चाहे कोई भी यूकेरियोटिक सेल हो, सभी टाइप की सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, तो ये असर्शन बन सकता है। इसका रीजन क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल सा है, इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल, दैट इज वाई इट इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन है, देखो मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकेरियोट्स। तो जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं, जब प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन और यूकेरियोट्स की मेम्ब्रेन, इन दोनों की मेम्ब्रेन की सेम टाइप के कंपोनेंट हैं, ऑलमोस्ट कंपोजिशन भी सेम टाइप की काफ़ी सिमिलर सी है। That is why membrane of prokaryotes is structurally similar to that of eukaryotes। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन दोनों के सेम हैं, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दोनों टाइप की सेल्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकेरियोट्स के अंदर भी देखने को मिलता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी दोनों के बीच में, इसलिए चाहे आप इस मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे तो ये प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, यूकेरियोट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है, जब ये सब बातें हो रही थी, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए इसको समझने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इसके फंक्शंस को समझने के लिए। तो कुछ इनिशियल जो मॉडल्स आए थे बेटा, बहुत सारे मॉडल्स जो दिए गए थे, उसमें से उन्होंने कुछ थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं ठीक ठाक बताई थी। उन सब बातों का जो है यहाँ पे यूज़ हुआ और फाइनली एक ऐसा मॉडल बना जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझ पाए। इसलिए जो पहले काम किया गया साइंटिस्ट के द्वारा वो भी यूज़फुल था। जैसे कि एक मॉडल था, डेविसन एंड डेलनी का मॉडल था। उन्होंने इसका अरेंजमेंट जो था सैंडविच मॉडल की तरह बताया था, कि जहाँ पे क्या होता है, लिपिड्स बीच में होते हैं और प्रोटीन्स बाउंड्री पे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, तो सैंडविच की तरह। ऐसे जैसे मान लो ब्रेड क्या होता है, ब्रेड की सैंडविच बनाते हैं ना हम, उसके अंदर ब्रेड के बीच में मटेरियल भर देते हैं। तो वैसे ही बताया कि जो ब्रेड का पार्ट है वो प्रोटीन्स है, बीच में सैंडविच भरा वो लिपिड है। तो ये मॉडल ने भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन इस मॉडल में एक प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। इसमें क्या प्रॉब्लम रही होगी बेटा, इसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर सेकंड मॉडल आया था जो कि अच्छा मॉडल था, रॉबर्टसन का मॉडल था। उनका यूनिट मेम्ब्रेन, सारी मेम्ब्रेन्स एक जैसी होती हैं, उनकी कंपोजिशन सेम कंपोनेंट से बनी होती हैं। तो ये मॉडल काम का था, लेकिन ये भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर जो है लास्ट में जो मॉडल आया उसी की आज हम बात करने वाले हैं। तो उस मॉडल के आने से पहले जो है बहुत सारी केमिकल इन्वेस्टिगेशंस की गई थी, बायोकेमिकल मतलब जो है केमिकल्स का इन्वेस्टिगेशन किया गया लिविंग सेल्स के अंदर किया गया था, उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो यहाँ पे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी को चूज़ किया गया था। क्यों चूज़ किया गया, आपको पता है जब मैच्योर आरबीसी होते हैं बेटा, उसके अंदर ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दैट इज़ वाई आरबीसी को चूज़ किया गया। तो क्वेश्चन ये आ चुका है, किसकी मेम्ब्रेन पे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया था स्ट्रक्चर को, मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए? कौन थी? इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी। तो रिवील कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन का पता लग गया था किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से 3 कंपोनेंट पता लगे बेटा? ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। 3 तरह कंपोनेंट हो सकते हैं और इनकी परसेंटेज भी यहाँ पे गिवन है। मोस्टली अगर मेम्ब्रेन देखेंगे आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा लिपिड मिलता है, जो कितना है बेटा 20 to 80% है। 20 to 80% मैक्सिमम या मेजर कंपोनेंट यही लिपिड ही होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा बेटा? प्रोटीन्स आएंगे, 20 to 70% हो सकते हैं। फिर उसके बाद में बेटा तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को देर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेंगे सबसे पहले लिपिड आएंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन आएंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे तो क्या बनेगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होंगे, उसके बाद प्रोटीन्स होंगे, उसके बाद क्या होगा? लिपिड्स होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे आरबीसी का को स्पेसिफिकली याद करना है, सबका याद नहीं करना आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के ऊपर स्टडी की गई थी। आरबीसी में थोड़ा सा डिफरेंट मिला पैटर्न, जहाँ पे मैक्सिमम लिपिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट किसका मिला बेटा? प्रोटीन्स का मिला। तो आरबीसी का याद रखना कितना था? 52%। बाकी सबकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक नॉर्मल रेंज याद करने की जरूरत है उस लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको आरबीसी का सारा याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में गिवन है। प्रोटीन्स कितने? 52%, लिपिड्स कितने? 40%, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अराउंड 8% हो गए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन मिले थे बेटा? प्रोटीन्स। उसके बाद कौन मिले थे? लिपिड्स। और उससे कम कौन मिले थे बेटा? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे आरबीसी का थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जो नॉर्मली अगर आप जितनी भी मेम्ब्रेन्स देखें मेजरली में लिपिड मेजर होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन्स मेजर होता है आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर। आपको ये वैल्यूज़ डायरेक्टली याद करनी है। नाउ
इसके अलावा और क्या मिलता है बेटा इन कंपोनेंट्स के अलावा, तो हमें कंपोनेंट पता लग गए। इसके अलावा एंजाइम्स हो सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स भी क्या होते हैं बेटा प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स और वही प्रोटीन्स एंजाइम का काम करते हैं। अराउंड 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं बेटा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अराउंड 30 टाइप्स के एंजाइम्स मिल सकते हैं, तो ये भी इसका कंपोनेंट है कि प्रोटीन्स ही एंजाइम का काम करने लगते हैं। आप एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वाटर भी हो सकता है। अराउंड 20% ऑफ इट्स वेट जो है मेम्ब्रेन का जो है वो बना होता है वाटर से, या वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रहते हैं, तो अराउंड 20% इसका वेट वाटर मॉलिक्यूल से बना हो सकता है। फिर सब जो लास्ट में हम देख रहे हैं सबसे जो एक्सेप्टेड मॉडल आया वो कौन सा आया बेटा, इसी मॉडल की हम बात करेंगे। इसने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो इसका नाम जो है ऐसा क्यों दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके नाम में वो सारी चीज़ें हैं जिससे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो जाएगा। फ्लूइड तो इसके मेम्ब्रेन के नेचर की वजह से वर्ड ऐड हुआ है। मोज़ेक क्या है, जो अरेंजमेंट और कंपोनेंट है लिपिड और प्रोटीन का मोज़ेक पैटर्न में है, दैट इज़ वाई यहाँ पे मॉडल का नाम जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो साइंटिस्ट ने ऐसा नाम यहाँ पे लिया जिससे ये मॉडल भी एक्सप्लेन हो जाए और कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाए। ये सबसे पहले पढ़ते हैं किसने इसको दिया था। जोनाथन सिंगर और गर्थ निकोलसन साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट इन्होंने स्टडी करते हुए आरबीसी की मेम्ब्रेन पे इन्वेस्टिगेशन किया और पता लगाया कि किससे बनी है। तो कौन सी ईयर में इस मॉडल को प्रपोज किया, 1972। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है एग्जाम के अंदर, क्योंकि ईयर जो है एनसीईआरटी में गिवन है। तो जोनाथन सिंगर और गर्थ निकोलसन ने ये एक्सप्लेन किया था। इट इज़ अ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सबसे बेस्ट मॉडल है। ऐसे स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्टली सबको देखने को मिला, तो इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल बना। लेटेस्ट मॉडल है, सबसे बाद में दिया गया। अगर हम अभी से देखेंगे तो सबसे बाद में जो मॉडल दिया गया है वो कौन सा है जो एक्सेप्टेड हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सबसे पहले वो ईयर कौन सा आएगा, 1972 आएगा, जिसमें ये मॉडल दिए गए थे और एक्सेप्ट हुआ था। इसलिए लेटेस्ट मॉडल या सबसे बाद में दिया गया मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, देखो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया, क्या बताया है, प्रोटीन्स आर इमेरिड। यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स इमेरिड होते हैं इन मोज़ेक पैटर्न अमंग लिपिड्स। तो यहाँ पे सिंपल सा एलिमेंट बताया, इन्होंने बताया कि लिपिड्स के बीच बीच में भी प्रोटीन्स होते हैं। तो कॉन्टीन्यूस तो लिपिड्स प्रेजेंट हैं, बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो प्रोटीन्स के आने से यहाँ पे मोज़ेक अरेंजमेंट बन जाता है, क्योंकि लिपिड आते हैं फिर प्रोटीन आ जाते हैं, फिर लिपिड आ जाते हैं, फिर प्रोटीन आ जाते हैं। तो कॉन्टीन्यूसली अल्टरनेट पैटर्न यहाँ पे बनता है। ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोज़ेक पैच या मोज़ेक पैटर्न। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी है वो लिपिड से बनती है और साथ में क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्रोटीन्स बीच में आते हैं। तो इन्होंने समझाने के लिए एक यहाँ पे फ्रेज दिया, प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसका मतलब देखो सिंपल सा है, जैसे समुद्र है, समुद्र के पास कोई बर्फीला जो है पहाड़ है, जैसे कि अंटार्कटिका है, उसमें से क्या होता है बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग बर्फ़ के टुकड़े टूट जाते हैं जब समर आती है, और वो टूट के पानी में चले जाते हैं पास वाले समुद्र में धीरे धीरे। तो उसके कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे पिघलने में टाइम लेता है। तो इसलिए अगर वो बर्फ़ का टुकड़ा समुद्र के अंदर जाएगा बेटा, वो धीरे धीरे मेल्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो कुछ समय तक पानी के अंदर गिरा हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के जो है आइसबर्ग टूट के जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जैसे मान लो समंदर के अंदर बर्फ़ का टुकड़ा टूट के आ गया, तो उसी तरह का अरेंजमेंट है। जो समंदर का पानी है, जो सी का पानी है, वो तो क्या है बेटा, लिपिड्स का अरेंजमेंट है उस तरह से। और उसके अंदर कहीं कहीं पे आइसबर्ग या प्रोटीन्स जो है आइसबर्ग की तरह एम्बेडेड हैं। जैसे आइसबर्ग टूट के आ गया समंदर में, वैसे ही प्रोटीन्स सी ऑफ लिपिड्स के अंदर या फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो है अरेंजमेंट इनका रहता है। तो इन्होंने सिंपल एग्जांपल बताया। तो आइसबर्ग किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्रोटीन्स को, और सी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, लिपिड्स या फॉस्फोलिपिड। जो कॉमन लिपिड मिलते हैं कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिया, लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड, पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करने के लिए कॉमन फ्रेज यूज़ किया गया अपने इंडिया में, गुलाब जामुन इन ए कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। तो गुलाब जामुन आपने देखा होगा कॉमनली जो हमारे इवेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, गुलाब जामुन एक कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डाल दी जाती हैं, तो वो कुछ मर्ज्ड होती हैं, सबमर्ज्ड होती हैं, और कुछ पार्ट उसका बाहर दिखाई देता है। जो शुगर सॉल्यूशन है बेटा, वो क्या है, हमारा लिपिड्स का अरेंजमेंट है मेम्ब्रेन में, और जो उसके अंदर गुलाब जामुन डाला गया है, वो गुलाब जामुन क्या है, हमारा प्रोटीन्स उसके अंदर कहीं कहीं पे प्रेजेंट हैं। तो इसलिए कॉमनली आप ये सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे कॉमन लाइफ में हम इनको काउंटर करते हैं इस तरह एग्जाम्पल्स, तो उससे आप रिलेट करके समझना आपके लिए आसान होगा, बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे शुगर सॉल्यूशन लिपिड्स का अरेंजमेंट है और हमारे गुलाब जामुन क्या है, प्रोटीन्स का अरेंजमेंट है। देखो मैंने डायग्राम से आपको कम्प्लीटली समझा दिया है इस पूरे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, जहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेल ली और इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री का छोटा सा
फ्रेगमेंट जो है यहाँ पे मैग्नीफाई करके देखना चाहता हूँ, मुझे किस इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई दिया जिसमें लिपिड का जो अरेंजमेंट है बेटा वो कॉन्टीन्यूस दिखाई दे रहा है आपको, लिपिड्स कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट हैं और ये 2 लेयर की फॉर्म में है, इसलिए लिपिड का अरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा, लिपिड बाइलेयर। 2 लेयर की फॉर्म में लिपिड का अरेंजमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पे आपको बाइलेयर में देखो कंटिन्यूसली लिपिड दिख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इसके क्या आ गए हैं, कहीं कहीं पे आपको बेटा दिखाई देंगे प्रोटीन्स आगे, जैसे देखो ये प्रोटीन्स है इसके अंदर, पूरी मेम्ब्रेन के अंदर। हो सकता है केवल हाफ लेंथ पे ही प्रोटीन्स प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ये वाला हो गया। तो इस तरह से कंप्लीट लेंथ पे आ गया है, ये हाफ लेंथ में है, ये वाला जो है कंप्लीट लेंथ में है। तो ये सारे क्या है, प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और साथ में कुछ प्रोटीन्स तो मेम्ब्रेन के बिल्कुल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, ये वाले भी प्रोटीन्स ही हैं बेटा। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्टीन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है लिपिड्स, और कॉन्टीन्यूस कभी कभी अगर बन रहा है तो किसकी वजह से, प्रोटीन्स के आने की वजह से बन रहा है, लेकिन वो स्टेबल रहता है, फिर भी उसके अंदर गैप्स क्रिएट नहीं होते प्रोटीन्स के आने से, वो क्योंकि उसके साथ कंप्लीटली बॉन्ड बना करके वहाँ पे रहता है प्रोटीन्स लिपिड के साथ में। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा बेटा तीसरा कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट भी दिखाया है, जो कि मैंने बाहर की तरफ दिखाया है, क्योंकि अगर हम इसकी मेम्ब्रेन में देखेंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा बेटा, 2 साइड हो सकते हैं, एक साइटोप्लाज्म की तरफ वाली साइड तो उसको बोलेंगे साइटोसोलिक साइड, और एक जो है बाहर वाली साइड, दोनों साइटोसोलिक साइड सेल से बाहर की मेम्ब्रेन के बाहर की साइड। तो एक ही मेम्ब्रेन की 2 साइड हो सकते हैं, एक साइटोप्लाज्म की तरफ वाली साइड, एक साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ। तो आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मोस्टली नॉन साइटोसोलिक साइड या आउटर साइड जो होती है मेम्ब्रेन की उसकी तरफ दिखाई देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसकी तरफ दिखाई देते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, और यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली अरेंज्ड रहते हैं लिपिड, और बीच बीच में यहाँ पे आ जाते हैं प्रोटीन्स। तो इसलिए इसका मोज़ेइक अरेंजमेंट हो जाता है, लिपिड्स प्रोटीन्स, लिपिड्स प्रोटीन्स, ऐसे करते करते अरेंजमेंट यहाँ पे बन जाता है बेटा। देखो यहाँ पे साथ में मैंने एक और लिपिड दिखाया, इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, कैसे कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में सिंपली मैंने आपको समझाया कि यह सिंपल सी बातें समझाई है आपको, जिसमें कि कैसे अरेंजमेंट ऑफ जो है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है। नाउ हम बात करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज लिपिड के बारे में बात करते हैं। लिपिड हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा, इट इज़ द मेजर कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेजोरिटी आपने देखा मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड की होती है जनरली, मैक्सिमम जो है लिपिड अमाउंट में मिलता है, तो मेजर कंपोनेंट हो गया। इट फॉर्म कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। देखो जो स्ट्रक्चर बनाया मेम्ब्रेन का वो किसने बनाया बेटा, लिपिड ने। देखो आप पूरी मेम्ब्रेन में लिपिड ही लिपिड प्रेजेंट है कॉन्टीन्यूसली, यहाँ पे लेफ्ट से लेकर राइट तक, राइट से लेकर लेफ्ट तक लिपिड ही कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट है। तो कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो कौन बनाता है, लिपिड के द्वारा बनाया जाता है बेटा मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कॉमनली फाउंड लिपिड जो मेम्ब्रेन में मिलता है बेटा कौन सा होता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड इसे बोलते हैं। तो कॉमनली फाउंड लिपिड कौन सा है बेटा, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। देखो फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड क्या होता है, देखो सिंपली जो फैट होते हैं, लिपिड होते हैं बेटा, ग्लिसरॉल से बने होते हैं और फैटी एसिड से बने होते हैं। देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ में 2 फैटी एसिड FA1 और FA2 जो यहाँ पे अरेंज हैं। तो यहाँ पे FA का मतलब होता है बेटा फैटी एसिड्स, 2 हैं, लेकिन तीसरे की जगह पे क्या आ गया, फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ क्या आ गया, एक अल्कोहल ग्रुप आ गया है। तो यहाँ पे तीसरे फैटी एसिड की जगह पे फॉस्फेट आ गया है और अल्कोहल ग्रुप आ गया है, तो इसी को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फेट आने का इसका नाम क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड बन गया। अब इसमें जो है बेटा फॉस्फेट अल्कोहल आने से ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर सोल्यूबल पार्ट है इसका फॉस्फोलिपिड का, जबकि जहाँ फैटी एसिड है वो पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर पार्ट है, या वाटर इनसोल्यूबल पार्ट बन जाता है जहाँ पे फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, जबकि फॉस्फेट अल्कोहल से। अब मैंने इसी को देखो बेटा, सेम डायग्राम को मैंने किससे दिखाया है, इस तरह से आपको दिखाया है, जहाँ पे मैंने एक हेड पार्ट दिखाया है, राउंड पार्ट, और 2 मैंने इसकी जो है यहाँ पे टेल पार्ट में लेग्स की तरह दिखाई है। तो हेड पार्ट इसका कैसा होता है बेटा, हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक या पोलर, जो किससे बना है, फॉस्फेट और अल्कोहल से बना है। तो हेड पार्ट इसका हाइड्रोफिलिक या वाटर सोल्यूबल होता है या पोलर नेचर का होता है, तो वाटर सोल्यूबल है हेड पार्ट। और टेल पार्ट कैसा है बेटा, टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक है, वाटर इनसोल्यूबल है या नॉन पोलर होगा, तो वाटर इनसोल्यूबल रहेगा। तो यहाँ पे टेल पार्ट मोस्टली वाटर इनसोल्यूबल है या हाइड्रोफोबिक है या नॉन पोलर नेचर का होता है। टेल में मैंने एक किंग क्यों दिखाया है बेटा, मैंने टेल में किंग थोड़ा सा इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे चेन में जो होता है इस तरह से अरेंजमेंट मिलता है, इसकी वजह से किंग यहाँ पे दिखाया है मैंने थोड़ा सा, इसकी एक
यहाँ पे लेग के अंदर, टेल के अंदर। नाउ देखो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है एक फॉस्फोलिपिड का, तो इसके अंदर हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक हो गया बेटा और टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक। तो इसके अंदर दोनों तरह के नेचर हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीपैथिक। क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीपैथिक। क्या बोलते हैं इसे, एम्फीपैथिक नेचर का मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड। दोनों तरह के हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। देखो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है यही हम समझ लेते हैं। इसका अरेंजमेंट कैसे है मेम्ब्रेन के अंदर, देखो यहाँ पे इसका जो हेड पार्ट होता है बेटा, हेड पार्ट जो है और इसका दूसरा टेल पार्ट जो है, ये अरेंज कैसे रहते हैं ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे क्या लिया है बेटा, दो साइड ली है, एक मेम्ब्रेन की नॉन साइटोसोलिक साइड और दूसरी क्या है साइटोसोलिक साइड, साइटोप्लाज्म की तरफ वाली। तो हेड पार्ट हमेशा बाहर की तरफ होगा, चाहे वो नॉन साइटोसोलिक साइड हो, जैसे यहाँ पे देख भी पा रहे हो आप, हेड इस तरफ है। दूसरा इसका साइटोसोलिक साइड की तरफ भी कौन सा पार्ट है बेटा, हेड पार्ट ही दिखाई दे रहा है आपको। टेल पार्ट सेंटर की तरफ होता है। ऐसा क्यों है बेटा इसका अरेंजमेंट, क्योंकि हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक है, टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक है और टेल की तरफ टेल रहेगा तो हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनको स्टेबिलिटी देने का काम करेगा, इनको अट्रैक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ना कि रिपल्सन प्रोवाइड करेगा। और अगर हम हेड के साथ टेल को अरेंज करेंगे तो वो जो है रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हेड पार्ट हमेशा बाहर की तरफ होते हैं और टेल पार्ट्स अंदर की तरफ रहते हैं। तो इसलिए मेजोरिटी जो पार्ट होता है इसके स्ट्रक्चर में लिपिड के कारण वो हाइड्रोफोबिक हो गया है, क्योंकि हेड पार्ट बहुत छोटा होता है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट बहुत छोटा है और जो टेल वाला पार्ट है वो मेजर पार्ट है तो वो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बीच में है। तो इसलिए हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से टेल से टेल अट्रैक्ट होती है, दैट इज वाई टेल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड ईच अदर। जबकि हेड पार्ट नॉन साइटोसोलिक साइड की तरफ होगा और साइटोसोलिक, क्योंकि ये एक्वस नेचर के होते हैं। साइटोसोलिक साइड में भी पानी भरा हुआ है और नॉन साइटोसोलिक साइड में भी पानी एक्वस होता है। तो एक्वस के साथ या वाटर सोल्यूबल के साथ जो है वाटर सोल्यूबल कॉन्टेक्ट में आएगा तो हेड पार्ट कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इसके लिए इजी होगा यहाँ पे अरेंज रहना और इसके साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाना। तो स्टेबिलिटी के साथ में हेड पार्ट एक्वस पार्ट के साथ में इंटरेक्ट कर लेता है, चाहे वो नॉन साइटोसोलिक साइड हो चाहे फिर वो साइटोसोलिक साइड हो। इसलिए हेड पार्ट साइटोसोलिक साइड की तरफ रहते हैं और नॉन साइटोसोलिक साइड, जबकि टेल पार्ट एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बनती है, लिपिड बाइलेयर। तो ये बाइलेयर की फॉर्म में, तो एक ही मेम्ब्रेन में दो लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं यहाँ पे लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें टेल पार्ट एक दूसरे की तरफ रहते हैं और हेड पार्ट अवे रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, टेल से टेल के बीच में हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा और ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बनाने में रोल प्ले करेगा। इस वीडियो में बेटा इतना ही हम रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी तक जो हमने पढ़ी, हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस किया, इसके कंपोनेंट हमने पढ़े जिसमें कौन कौन से आगे लिपिड, प्रोटीन्स और साथ में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, हमने आरबीसी कंपोजिशन पढ़ी, स्पेसिफिकली कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है, प्रोटीन्स हो गए। उसके अलावा हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े। तो आपको ये सारी बातें याद करनी है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।